हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विदरिंग के बारे में। पहले तो वेदरिंग क्या होती है और उसके क्या क्या टाइप्स है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेदरिंग। देखो, वेदरिंग से आप क्या समझते हो? वेदरिंग का मतलब होता है रॉक का टूटना। ठीक है, रॉक का टूटना। तो अब जो हमारी डेनोडेशन प्रोसेस होती है, अब डेनोडेशन प्रोसेस क्या होती है कि जिसमें कि हमारी रॉक टूटती है। जो भी चीज़ें, जो भी अलग अलग टर्म्स हमने दे दी हैं इस रॉक को टूटने के लिए। ठीक है, अगर रॉक टूट गई तो हमने बोल दिया वेदरिंग। अगर रॉक टूट के एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो हमने इरोजन बोल दिया। ठीक है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई तो इरोजन बोल दिया। अब वो जब जा रही है एक जगह से दूसरी जगह तो हमने ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया। फिर कहीं जाके वो रॉक डिपॉजिट हो गई तो हमने उसको डिपोजिशन बोल दिया। ठीक है, तो यही है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ वेदरिंग को डिस्कस करेंगे कि वेदरिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, वो सब। देखो, वेदरिंग का मतलब होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से मतलब है कि कोई भी फिजिकल फैक्टर, कोई भी मैकेनिकल फैक्टर, मतलब या तो वाटर हो सकता है, या टेम्परेचर हो सकता है, या विंड हो सकती है। इनकी वजह से अगर रॉक का डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब रॉक अगर टूट रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो उसे हम वेदरिंग कहेंगे। या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब रॉक तो केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से भी टूट सकती है। केमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे रिएक्शंस भी हो सकते हैं उस रॉक के साथ में, जो उस रॉक को मजबूर कर दे टूटने के लिए। ठीक है, तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन होता है अलग अलग वेरियस एलिमेंट्स के द्वारा। जैसे वहीं पे हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, जैसे विंड होती हैं, जैसे वाटर होता है, जैसे टेम्परेचर होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं वो हमारी वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है वेदरिंग के लिए? समझो कि मान लो एक जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है तो क्या होता है कि रॉक जो होती है वो फैलती है, मतलब वो एक्सपांड करती है। मान लो अब तुम कोई एलिमेंट, कोई भी मेटल देते हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा तुम हीट प्रोवाइड करवाओगे तो वो फैलेगा कि नहीं? ठीक है, वो मेल्ट होगा कि नहीं? इसी तरीके से हमारी जो रॉक होती है वो भी जब ज़्यादा टेम्परेचर उस पर ऊपर पड़ता है तो वो भी एक्सपांड करती है। फिर अगर मान लो उसी जगह पर रात का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर अब कम हो चुका है, तो फिर रॉक क्या करेगी? कंट्रैक्ट करेगी, मतलब रॉक अब सिकुड़ जाएगी। पहले एक्सपांड हुई दिन में, फिर रात को सिकुड़ गई। अब ये चीज़ तो चलती ही रहेगी। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, और ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी। जब इतनी सारी चीज़ें उसमें चल रही है तो फिर रॉक जो है वो उसमें दरार आने लगेगी। ठीक है, कि ये एक्सपांशन, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सपांशन, ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से रॉक टूटने पर मजबूर हो जाएगी। तो ये तो टेम्परेचर का था। फिर विंड का होता है। विंड क्या होती है? जैसे कहीं पे डेजर्ट वाले एरियाज़ में आप देखोगे कि कंटिन्यूसली विंड फ्लो करती है, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में। तो जब इतनी हाई स्पीड में विंड फ्लो करती है तो वहाँ की जो रॉक्स होती है उनको भी बहा के अपने साथ में ले जाती है, उनको भी तोड़ने का काम ये करती है। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो छोटे छोटे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, उनके पिक्चर्स भी मैं आपको बताऊंगी आगे। लेकिन ये लोग भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रॉक को तोड़ने के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि ये वेदरिंग जो है वो एक इन सीटू या ऑन सीटू प्रोसेस है। इन सीटू और ऑन सीटू का मतलब क्या है कि जो रॉक टूटी तो सही, ठीक है, मान लो ये एक पूरी रॉक थी और इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, टूट गई है। अब ये टूटी तो कहीं पे जाएगी थोड़ी, वो जहाँ पे है वहीं पे स्थित रहेगी, इसका मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट कैसे हो सकता है? वो तो अभी टूटी ही है ना सिर्फ। तो इसी तरीके से इन सीटू मतलब जिस, अगर मटेरियल का मोशन नहीं होगा, वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, तो हम उसको इन सीटू या ऑन सीटू प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो वेदरिंग को अफेक्ट करती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो रॉक है हमारी वो कैसी है, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ज़्यादा मजबूत रॉक है, ज़्यादा ठोस है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है कि जो जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे वाटर से, एयर से, तो उनका जल्दी से डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, कैसा रॉक है, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है वो। अब क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट तो नहीं है, या टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, या फिर कोल्ड तो नहीं है। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रॉक कितनी स्पीड में टूटेगी। फिर टोपोग्राफी, वही एरिया जो है उस जगह का वो कैसा है। नेचुरल वेजिटेशन,
कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वो भी रॉक को टूटने से रोकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसका नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, उसके टोपोग्राफी एरिया के ऊपर, उसके रॉक के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। देखो वेदरिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत सालों तक चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं एक ही दिन में ये सब टूट के बिखर के वो सब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सालों तक 100 साल हो जाते हैं इसको, कहीं मैं 100 साल का ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन सालों लग जाते हैं इस वेदरिंग को टूटने में, मतलब रॉक को टूटने में, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो मेनली वेदरिंग जो होती है वो 3 टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल को मैकेनिकल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मैकेनिकल एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फिजिकल बोलो मैकेनिकल बोलो एक ही है, ठीक है। और केमिकल और बायोलॉजिकल। अब फिजिकल क्या है? फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि रॉक टूटेगी तो सही, उसका डिसइंटीग्रेशन तो होगा, लेकिन फिजिकल फैक्टर के द्वारा। फिजिकल फैक्टर क्या होता है? हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारी विंड हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया और फ्रॉस्ट हो गया। फ्रॉस्ट मतलब कि जो बर्फ़ होती है वो भी रॉक को तोड़ने का काम करती है। कैसे, मैं बताती हूँ। कि पहले तो मैंने टेम्परेचर का बताया कि कोई भी रॉक जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एक्सपांड करेगी, फिर रात में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक में दरार आने लग जाती है। फ्रॉस्ट में भी यही होता है कि जहाँ ठंडा इलाका होता है या फिर जहाँ पे बर्फ़ होती है तो दिन में वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो पानी है वो रॉक्स के अंदर दरार में जम जाता है, मतलब उनमें रहता है, ठीक है, पानी। और फिर रात होती है तो वही वाटर जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। तो फिर जब वो बर्फ़ में बदल गया तो वो रॉक को क्या करेगा, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कि अब कोई चीज़ यहाँ पे लिक्विड थी वो सॉलिड बन चुकी है, तो यहाँ पे गैप फील हो चुका है, तो वो रॉक को तो ऐसे एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से फिर दिन आएगा तो फिर ये पानी हो जाएगा, ठीक है, पानी में वो बदल जाएगा। इसी तरीके से फिर रात होगी तो फिर वो सॉलिड हो जाएगा, फिर वो क्रिस्टल हो जाएगा, आइस हो जाएगा। तो ये चीज़ भी यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपांशन, तो इस वजह से भी रॉक टूटती है, उसमें दरार आती है। विंड एक्शन, विंड की वजह से भी ये होता है, ज़्यादा स्पीड में जब विंड फ्लो करती है तो वो भी रॉक को तोड़ देती है। और वाटर भी जब कंटिन्यूसली एक रॉक के ऊपर पानी बरस रहा है, ठीक है, ये ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन होता है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली अब रॉक के ऊपर पानी बरस रहा है तो भी वहाँ पे क्या होती है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब प्रेशर भी, जैसे कि अगर मान लो कि कोई एक नीचे वाली रॉक है, उसके ऊपर कोई एक ऊपर वाली रॉक है, तो ये जो ऊपर वाली रॉक होती है वो जो नीचे वाली रॉक होती है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली रॉक होती है उसे हम ओवरलाइंग रॉक कहते हैं और नीचे वाली रॉक को हम अंडरलाइंग रॉक कहते हैं, ठीक है। तो जो ओवरलाइंग रॉक होती है वो अंडरलाइंग रॉक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, उसकी वजह से भी रॉक में दरार आती है और वो टूटने लगती है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स में बता देती हूँ कि ये जो आपको फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं इस रॉक के, वो वेदरिंग ही है, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, ओके। अब हम देखते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अब कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं उनकी वजह से रॉक टूटती है। अभी तो हमने देखा कि विंड की वजह से टूटेगी, वाटर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स थे। अब इन रॉक्स में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से रॉक्स टूटती हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है या डिकम्पोजिशन होता है, वो देखते हैं। अब केमिकल वेदरिंग के क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि उसमें सॉल्यूशन वाली प्रोसेस है, उसमें कार्बोनेशन की है, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं अलग अलग टाइप की हैं और वो इस रॉक को टूटने में मदद करती है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन जो था वो किसी मेटल के साथ में कंबाइन हो गया, मतलब उसने रिएक्शन कर लिया। जो रॉक होती है तो रॉक में मेटल्स ही तो होते हैं, एलिमेंट्स ही तो होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कुछ और प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रॉक टूटती है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने आयरन का नाम सुना होगा, ठीक है। अब लोहे में क्या होती है, जंग लग जाती है, तो जंग कैसे लग जाती है, जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेता है आयरन, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो इसी तरीके से
रस्टिंग हो जाती है तो वो वीक हो जाती है, वीक हो जाती है तो वो टूटेगा, उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी रॉक्स होती है उनमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। अब जहाँ पे आयरन होगा, अगर उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा और फिर रॉक वीक हो जाएगी, वो भी उसको टूटने में हेल्प करेगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन से समझ में आया। अब ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट कर लेगा, ऐसे मेटल के साथ में जो रिएक्शन करने के बाद में वीक हो सकता है या किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, जो रॉक को वीक कर सकता है, इसकी वजह से रॉक टूट जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो रॉक दिख रही है इसकी रस्टिंग हो चुकी है, तो एक ऐसा रेड रेड आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो वो आसानी से टूट जाती है। फिर रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कि अब ऑक्सीडेशन नहीं है, अब यहाँ पे है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कि जो ऑक्सीजन नहीं होगा उसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई रिएक्शन होती है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसी कंडीशन में यूजुअली वाटर टेबल के नीचे, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन होगा ही सही, अब ऐसी रिएक्शन कहाँ पे करवाओगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है वो तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं होगा, अंडरग्राउंड में होगा, जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है, धरती के अंदर में होगा, ठीक है। तो धरती के अंदर में जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन होती है और उस वजह से रॉक टूटती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। जैसे कि जो हमारा रेड कलर होता है आयरन का, वहीं पे रिडक्शन होगा, मतलब अगर ऑक्सीजन हटा देंगे बिल्कुल, जो रस्टिंग हुआ आयरन है उसमें से अब ऐसी जगह उसको रख दो जहाँ पे बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें से रिडक्शन होना लग जाएगा, और रिडक्शन होने के बाद में वो ग्रीन कलर का या ब्लू ग्रे कलर का उसमें वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा उसमें। अब हम देखते हैं दूसरी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन। अब वाटर की वजह से हाइड्रेशन से समझ में आ रहा है ना आपका, हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो अब वाटर किसी के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो रॉक को टूटने में मदद करेगा, ठीक है। जैसे कि अब जब केमिकल एडिशन होता है वाटर का, उसी को हम हाइड्रेशन कहते हैं। मिनरल टेक अप वाटर एंड एक्सपांड। कोई मिनरल होते हैं, कोई एलिमेंट होता है, कोई रॉक होती है, वो क्या होती है, वाटर को लेती है तो एक्सपांड करने लग जाती है, ठीक है, एक्सपांड करने लग जाती है और उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। जब मेटल के साथ में वाटर जो है वो रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड बनाता, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट जो है, जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो वो जिप्सम में बदल जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट ने किसके साथ में रिएक्ट किया, वाटर के साथ में रिएक्ट किया। वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में क्या बन गया, जिप्सम बन गया, जो कि जो है वो लेस स्टेबल है देन कैल्शियम सल्फेट। लेस स्टेबल है तो वो रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करेगा तो फिर वही चीज़, वाटर अगर उसमें एक्सपांड करवाया, वाटर की जब रिएक्शन हुआ तो उसने रॉक को एक्सपांड करवाया, फिर बाद में वापस रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, कि एक बार वाटर एडिशन हुआ, फिर उसने रिएक्शन करा, फिर दूसरे ने रिएक्शन किया, इस तरीके से रिएक्शन चलती रहती है। तो कंटिन्यूअस रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें रॉक में फैटिग होता है, मतलब कि रॉक जो है वो परेशान हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो फिर रॉक जो है वो टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इस तरीके से रिएक्शन चलती रहती है वाटर की, तो ठीक है, मेटल के साथ में, एलिमेंट्स के साथ में। अब कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है कि कार्बोनेट और बाय कार्बोनेट जो है आयंस, वो रिएक्शन करते हैं मिनरल्स के साथ में। अब कार्बोनेट कैसे बनेगा कि हमारा जो CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में तो है ही सही, फिर हमारा वाटर है, तो वो जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3। तो हमारा वाटर भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, CO2 भी एटमॉस्फेयर में है, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड होता है, ठीक है, वीक एसिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो इस कार्बोनिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। मान लो कि एक रॉक थी, ठीक है, जो रॉक थी वो उसमें कौन सा एलिमेंट था, उसमें था कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लो अब जो ये मैंने बताया कार्बोनिक एसिड, वो इसके ऊपर गिर जाता है, तो ये रॉक क्या करेगी, उसके साथ में रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करने के बाद में ये पूरा जो चीज़ है कार्बोनिक कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है, पूरा डिसॉल्व हो जाता है। मान लो अब रॉक में यहीं पे कहीं पे
समझो कि ये एक रॉक है और इसमें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। अब यहाँ पे है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ने इसके साथ में रिएक्ट कर लिया, तो ये जो पार्ट जो है जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब पानी के अंदर डिज़ोल्व कैसे चीज़ें हो जाती है, जैसे पानी में आप नमक मिला देंगे तो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा कि नहीं उसमें, इसी तरीके से इसमें ये डिज़ोल्व हो जाता है तो भी रॉक टूटने लग जाती है। अब मान लो ऐसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये डिज़ोल्व हो गए और यहाँ पे खाली रह गई ये जगह, तो अब डिज़ोल्व हो गए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, खाली है चीज़, तो अब ये रॉक भी आसानी से टूट जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, कि ऐसा समझो कोई एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें तुम जगह जगह छेद कर दोगे तो ऑब्वियसली वो वीक तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो ये कहीं कहीं पे वेक केव्स भी बना लेते हैं ऐसे कि ये मान लो पूरा जो एरिया जितना खाली दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे जितनी भी रॉक थी वो डिज़ोल्व हो गई। ठीक है, किसमें, कैल्शियम सॉरी कार्बोनिक एसिड में। तो ये समझ सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, सॉल्यूशन भी रिलेटेड है कार्बोनेशन से ही, सॉल्यूशन भी कार्बोनेशन से रिलेटेड है कि इसमें भी क्या होता है कि ये भी रॉक को क्या कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है। डिज़ोल्व कर दिया उसने, मतलब रॉक तो वहाँ पे चली गई, ख़त्म ही हो गई। तो जो हमारा रेनफॉल होता है, जनरली हमारी जो बारिश होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, एसिडिक, उसका जो pH है वो 5.6 के लगभग होता है। तो जब CO2 डिज़ोल्व होता है रेन वाटर में, रेन वाटर मतलब क्या है, H2O, तो H2O के साथ में फिर से CO2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो फिर बाद में वो कार्बोनिक एसिड जो है वीक एसिड है, और वो वीक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी प्रेजेंट है, उनके साथ में रिएक्ट करेगा तो एसिड रेन भी होती है। तो कहीं कहीं पे जैसे आप ताजमहल देखो तो वहाँ पे उसका कलर जो है वो अब थोड़ा येलो कलर का वो देखने को मिलता है। वो क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर एसिड रेन का ही इफेक्ट पड़ता है। तो जब वो कार्बोनेट रॉक के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये कार्बोनेट रॉक्स होती है। ठीक है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट ये कौन सी है, कार्बोनेट रॉक है। और फिर से जब ये एसिड जो है वो इसके कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, रॉक डिज़ोल्व हो जाती है और केमिकल रिएक्शन चलती है, रॉक टूटने लग जाती है। ये आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब हम बायोलॉजिकल वेदरिंग को देखते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से रॉक टूटती है। कैसे, जैसे ये चूहा है, ठीक है, ये ये जो है हमारा टर्माइट है, इसको टर्माइट कहते हैं, ये अर्थवॉर्म है। तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली अर्थ के अंदर बाहर चलते रहते, घूमते रहते, कीड़े मकोड़े जो है वो। तो ये जब अंदर बाहर जो है वो जाते हैं तो ये मॉइस्चर भी ले जाते हैं अंदर। ठीक है, अब अर्थ के अंदर जो है ये घूमते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर बाहर से लेके अंदर इन्होंने छोड़ दिया। अब अंदर मॉइस्चर आ गया, मतलब वाटर आ गया, तो वाटर जो है एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट कर लेगा और फिर रॉक टूटेगी। ठीक है, तो मॉइस्चर, एयर जो है वो उनका पेंट्रेशन, एयर ऑक्सीजन को भी ले गए, ये तो ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर लेगी। ठीक है, एलिमेंट्स के साथ में, मॉइस्चर को ले गए तो वाटर भी रिएक्ट कर लेगा एलिमेंट्स के साथ में, तो फिर रॉक टूटेगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से शुरुआत से एक और बात कर लेते हैं कि क्या है, फिजिकल में फिजिकल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि विंड है, वाटर है, हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर रॉक को तोड़ने का काम करती हैं। फिर केमिकल वेदरिंग में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं और वो रॉक को तोड़ने में हेल्प करती है, जैसे कि सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब सॉल्यूशन में क्या है कि रॉक डिज़ोल्व हो गई। ठीक है, रॉक डिज़ोल्व क्यों हो गई, क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो था उसने रिएक्ट कर लिया किसके साथ में, कार्बोनेट रॉक के साथ में। कार्बोनेट रॉक कौन सी थी, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, इस तरीके की रॉक्स होगी, तो उनके साथ में रिएक्ट कर लेगा और उनको डिज़ोल्व कर देगा अपने अंदर, जैसे पानी अपने अंदर नमक को घोल लेता है, इस तरीके से ये जो एसिड है वो अपने अंदर रॉक को घोल लेता है। ठीक है, कार्बोनेशन में भी सेम प्रोसेस होगी, उसमें भी कार्बोनिक एसिड जो है वो रॉक को डिज़ोल्व कर लेगा। हाइड्रेशन में वाटर होगा तो वाटर रिएक्ट कर लेगा किसी एलिमेंट्स के साथ में, तो वो रॉक को डिसइंटीग्रेट कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ में रिएक्ट कर लेगा, जैसे ऑक्सीजन ने आयरन के साथ में कर लिया तो उसको जंग लगा दी तो वो कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, तो अब रॉक आसानी से टूट जाएगी। रिडक्शन में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं होगा, जो हमारा अंदर का एरिया है, अर्थ का अंदर का जो पार्ट है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिएक्शन होती है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो ऐसी भी प्रोसेस होती है, जैसे हमारा जंग लगा हुआ आयरन है उसको ऐसी जगह रख दो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर वो ग्रीन कलर में मतलब बदल जाता है।
इसी तरीके से ग्रीन या ग्रे कलर में। तो आपको ये रिएक्शन आसानी से समझ में आई होगी। और बायोलॉजिकल में भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंदर मॉइस्चर ले जाते हैं, एयर ले जाते हैं। एयर मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, तो उसकी वजह से वो फिर ले गए तो वो रिएक्शन कर लेंगे, फिर रॉक को टूटने का काम करेगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।